अब वॉर नहीं वर्ल्ड वॉर होगा। हमने आपको सीज फायर के दौरान भी बताया था कि किस तरीके से इजराइल और नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि ये सीज फायर टॉक जो है सफल ना हो, और वही हुआ। ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है कि आखिर किसकी वजह से और कहां पर यह डील जो है वो रुक गई। इसके अलावा अब युद्ध के बड़े लेवल पे तैयारियां शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त यानी कि 20 अप्रैल से पहले किसी भी वक्त जो है हमला हो सकता है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमारे पोर्ट्स को निशाना बनाया जाएगा तो हम भी ओमान की खाड़ी में और गल्फ में जितने भी पोर्ट्स होंगे सबको हम निशाना बनाएंगे। सोचिए, इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि चाइना ईरान को पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है और किसी भी वक्त उसकी ईरान में एंट्री हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि चाइना पूरी तरीके से अब इस युद्ध में ईरान के साथ है, खुले तौर पर, क्योंकि इस सीज फायर में ईरान ने चाइना और रशिया को अपना गारंटर बनाया था। और हमने पहले भी बताया था कि अमेरिका अब जब युद्ध शुरू होगा तो वो सीधा चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है ईरान में उनको निशाना बनाएगा। ट्रंप भी कह चुके हैं हम ईरान को ऐसे बर्बाद करेंगे कि दुनिया देखेगी। तो सोचिए, ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम ने साफ कहा है कि अगर हमारे किसी भी आइलैंड पर निशाना लगा तो गल्फ खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में सबको निशाना लगाया जाएगा, यानी कि आंख के बदले आंख। तो यह तो क्लियर हो चुका है। और इस युद्ध में चीन की भी सीधे तौर पर एंट्री हो चुकी है। उसने ईरान को एक भारी जो है कंसाइनमेंट भेजा है एयर डिफेंस सिस्टम का। तो आप समझिए कि अब यह वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने भी सीधी चेतावनी दी है नेतन्याहू को। साफ साफ कहा है कि इस वार्ता के पीछे, असफलता के पीछे अगर किसी का हाथ है तो नेतन्याहू का हाथ है, जो एक वॉर क्रिमिनल है। और उन्होंने तुर्की की पार्लियामेंट में, तुर्की के सुप्रीम कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ जो है क्रिमिनल वारंट भी निकाल दिया है, जिससे नेतन्याहू बौखला गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इजराइल हमारा अगला टारगेट होगा। तो एर्दोगन ने भी साफ कह दिया है कि अगर तुमने ईरान पे फिर से हमला करने की कोशिश की या हमला किया तो तुर्की सीधे तौर पर इसमें कूद जाएगा। अब देखते हैं कि क्या वाकई में एर्दोगन साहब जो खलीफा हैं, क्या वो अपनी जबान पर अटल रहते हैं या सिर्फ जबानी जमा खर्ची करते हैं। तो देखते हैं, अगर तुर्की इसमें सीधे तौर पर घुस जाता है तो फिर इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। सोचिए, दुनिया का हाईटेक देश, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, वो आज तक ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। तो क्योंकि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं, इसीलिए ईरान उसमें काफी आगे है। अब हथियार भी बदल चुके हैं। अब F-35 की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि ईरान के पास कंधों पर रखकर मिसाइल दागने वाले एयर डिफेंस सिस्टम हैं। तो इसीलिए अगर तुर्की इसमें शामिल हो जाता है तो समझिए कि इजराइल को फिर अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि यह युद्ध और भीषण होने जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेडी वॉन्स ने ये वार्ता को असफल बनाया है, मतलब मैन तो वार्ताकार वही थे, पीछे कहा जा रहा है कि वो नेतन्याहू से कमांड ले रहे थे। यानी आप समझिए कि अमेरिका के ऊपर इजराइल का कितना प्रभाव है। ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं इजरायली संसद में कि उनको जो है क्षमा कर दिया जाए, जो उन्होंने कर्मकांड कर रखे हैं उनको माफी दे दी जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेतन्याहू के पास जो सीडी है वो कितनी खतरनाक सीडी है, जिसको आप एपस्टीन फाइल के नाम से जानते हैं। इसीलिए नेतन्याहू चाहता है कि यह युद्ध जारी रहे। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के जो विदेशी मंत्री हैं हकान फिदान, उन्होंने कहा है कि दरअसल तुर्की के साथ एक बीमारी है, एक दिक्कत है, उसको एक दुश्मन चाहिए परमानेंट, क्योंकि ये राक्षस है, इसको खून पीने में मजा आता है। इसने पहले गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया, उनका खून बहाया। उसके बाद इसने लेबनान पर हमला किया, उसके बाद ईरान पर हमला किया, जॉर्डन, सीरिया, कहां कहां इसने खून नहीं बहाया है। इसलिए हकान फिदान कह रहे हैं कि अगर, पहली बात तो हम ईरान को हारने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। अगर वो ऐसा हो भी जाता है तो ये अगला नंबर तुर्की का है, तुर्की को अगला दुश्मन बनाकर पेश कर रहा है दुनिया के सामने। तो यहां पर जो एर्दोगान साहब ने कहा है, खलीफा साहब ने, तो उसके मायने और कहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि अगला नंबर हमारा है। इसीलिए इस साहब का फन अभी कुचल दो तो बेहतर रहेगा। तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की,
ईरान ने साफ कह दिया है कि यहां से बिना टोल दिए एक शिप बाहर नहीं जाएगा, और जिसमें हिम्मत है, दम है, वो आकर ले जाए। लेकिन ट्रंप सबको लाइटली लेते हैं, मस्खरापन अपना दिखाते रहते हैं। उन्होंने एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपना एक जहाज भेज दिया कि जाइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घूम के आइए, वहां पर जो माइंस लगे हुए हैं उनको ढूंढकर क्लियर करो, क्योंकि हमें जो है इस पर अपना कंट्रोल करना है। फिर क्या था, ईरान ने, IRGC ने सीधी चेतावनी दी कि अगर अगले 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में, यह शिप यहां से नहीं मुड़ता है तो फिर अगला निशाना यही होगा। फिर क्या था, जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप जा रहा था वो तुरंत वहां से पलटकर वापस चल दिया। तो सोचिए, ट्रंप को भी पता है कि पिछले 40 दिन का जो युद्ध हुआ है उसमें ट्रंप के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ना तो रिजिम चेंज हुई, ना उनकी जो मिसाइलों की क्षमता थी बनाने की कैपेसिटी, ना वो खत्म हुई, ना ही वहां पर जो न्यूक्लियर, जो यूरेनियम एनरिच हो रहा था वो भी खत्म नहीं हुआ, वो भी बंद नहीं हुआ। बल्कि उनके खाड़ी देशों में जो एयरबेस थे और उनकी जो सैन्य ताकत थी, खासकर एयरफोर्स थी, उसकी सारी धज्जियां उड़ गई। उसके बड़े बड़े हथियारों की, प्लेनों की, जेट्स की, सबकी धज्जियां उड़ गई, पोल खुल गई दुनिया के सामने। तो ये उनको और नुकसान हुआ है कि उसकी छवि बर्बाद हो गई, धूमिल हो गई। और पिछले 40 दिन में इस युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर हौसला, अज़म और हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप दुनिया की सबसे पावरफुल देश को भी झुका सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं, दरअसल इस वार्ता के पीछे नेतन्याहू ने क्या चाल चली। उसको पता था सीज फायर होते ही उसकी सत्ता जाने वाली है, और सत्ता जाते ही वो जाएगा सीधा जेल में। इसीलिए उसका ये मेन जो फोकस था ये था कि ये सीज फायर ना हो। अब खबर जो आ रही है, अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुलासा किया है कि मीटिंग लगभग 90% जो है वो कामयाब हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच हमने लगभग सारी शर्तें मान ली थी। लेकिन उसी बीच विटकोफ, जो नेतन्याहू का खास बताया जाता है, और कुजनर, जो ट्रंप का दामाद है, वो दोनों की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जेडी वॉन्स एकदम भौंकला जाते हैं, कौन है भाई? पता चलता है कि नेतन्याहू का फोन था। अब नेतन्याहू की जेडी वॉन्स से क्या बात हुई ये तो जेडी वॉन्स जानता है या नेतन्याहू जानता है। लेकिन इस वार्ता के विफल होने के बाद लोग ये मतलब समझ सकते हैं, ये क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू ने ऐसी मांगे बढ़ा दी जिससे फिर बात बिगड़ गई। तो अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि नेतन्याहू का अगर फोन ना आता तो लगभग हमारी वार्ता क्लियर हो चुकी थी और हमारा जो शांति समझौता था, जो हमारा युद्ध विराम था, वो सफल हो जाता। लेकिन जेडी वांस ने नेतन्याहू की फोन पर बात सुनते ही उसने ऊटपटांग बातें, शर्तें रखना शुरू कर दी। तो अब्बास अरागची ने अब ये दुनिया को बता दिया है, उन्होंने ये भी बता दिया है कि ईरान इस युद्ध के खिलाफ नहीं है और ईरान दुनिया को भी परेशान नहीं करना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू और अमेरिका, लेकिन इन दोनों की वजह से पूरी दुनिया को दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो सोचिए, और ये बात देखिए, जब जेडी वांस इस्लामाबाद से निकले, एयरपोर्ट की उनकी वीडियो वायरल है, आप उसमें देख सकते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज। लग रहा है जैसे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो कि ये क्या हो गया। वो जब प्लेन पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियों पे हाथ रख के चढ़ रहे हैं, थके हुए, मतलब एक मानसिक तौर पर जो आदमी थक जाता है उसको लगता है कि अब कुछ बहुत गलत हो गया। प्लेन में घुस रहे हैं तो हाथ मार रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती हुई है और अब जो होगा वो अमेरिका की असल बर्बादी की शुरुआत होगी। देखिए, इसी डेलीगेशन में ईरान की तरफ से जो लीडर थे मोहम्मद गालिबफ, जो संसदीय स्पीकर भी है ईरान के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक लोकेशन भेजी है, वो व्हाइट हाउस के आसपास जितने भी गैस स्टेशन है उनकी, और कहा है कि अभी तो पेट्रोल डीजल जो है वो $4 से $5 हुआ है, अभी और बढ़ेगा, आप देखते जाइए। तो यानी कि अमेरिका की कमर टूटने वाली है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम जो है अंतरराष्ट्रीय जो जल मार्ग है हम उसी को ब्लॉक कर देंगे, और जिन लोगों का ईरान शिप आने और जाने दे रहा है हम उसको निशाना बनाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि इसका मतलब है ईरान ने साफ कहा था कि हम 5 देशों को परमिशन देते हैं, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, भारत और इराक। तो क्या वो भारत के शिप को भी निशाना बनाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। और चाइना के शिपों को भी निशाना बनाता है तो फिर चाइना क्या रिएक्ट करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, सीज फायर जो है वो पूरी तरीके से असफल हुई है और इसके पीछे नेतन्याहू का हाथ है।
तो मामला अब जो है वो कई पक्षीय और एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। और संभावना है कि जैसे ही हमला होता है, पहला हमला ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमारे एक भी बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो हम खाड़ी क्षेत्र में और ओमान की खाड़ी में दुनिया के एक भी आइलैंड को या एक भी बंदरगाह को नहीं छोड़ेंगे, उनको निशाना बनाएंगे। ये ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम की खुली चेतावनी है, यानी कि ईरान की खुली चेतावनी है। बाकी जैसे अगली अपडेट आती है हम आपको जरूर बताएंगे। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।